बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं आईआरटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के बारे में और अभी तक फिजिक्स के 15 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के एप्लीकेशन पर हर एक चैप्टर का पीडीएफ नोट्स अपलोड किया गया है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, प्रकाश का गोलीय दर्पणों से परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का गोलीय दर्पणों से परावर्तन चैप्टर को शुरू करने के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमको दर्पण समझना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे और फिर उस गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्पण की। तो दर्पण क्या होता है? देखिए, दर्पण एक सतह है, एक सरफेस है जिसका एक तल बहुत चिकना होता है और दूसरे तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, सपोज कि ये कोई सतह है और इसके एक साइड पर हमने पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया है और दूसरा जो सतह है वो परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का मतलब इस पर प्रकाश आएगी तो टकरा के इससे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के जो सतह होते हैं जिसमें ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई कि एक तल इसका पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा वाला तल बहुत चिकना हो जिससे परावर्तन की घटना हो सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण, यानी कि मिरर। ठीक है, तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि दर्पण ये सतह जो हो हमेशा एकदम स्ट्रेट मतलब प्लेन हो सतह। ऐसा भी हो सकता है कि सतह जो है इस तरह से हो, घुमावदार हो और इसके एक तरह सतह को हम लोग जो है इस पर पारे की कलई कर दें अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें और दूसरा वाला जो सतह हो वो परावर्तक सतह हो। ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ देखिए, इसका जस्ट उल्टा आप सपोज करिए कि हम ऐसा भी ले सकते हैं कि इसके अंदर वाले तल को हम पॉलिश कर दें, दबे हुए तल को पॉलिश कर दें, बाहर वाला तल जो हो वो परावर्तक तल हो। ठीक है, तो दर्पण का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा सतह हो, चाहे वो समतल हो, चाहे वो घुमावदार हो, गोली आकृति का हो, कोई भी ऐसा सतह जिसका एक तल पॉलिश कर दिया गया हो और दूसरा तल परावर्तक हो, इस तरह के सतह को हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस चित्र में आप देख रहे हैं ये वाला प्लेन सतह है, प्लेन है, और ये दोनों के दोनों वक्र हैं या फिर गोली है। ठीक है, तो इस आधार पर दर्पण को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से दो मुख्य भाग हैं? तो दर्पण मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं और इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, मुख्यतः देखिए, जब किसी से सवाल पूछा जाता है कि दर्पण के कौन कौन से दो प्रकार हैं तो लोग बताते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, न कि दर्पण के। ठीक है, तो दर्पण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होंगे आगे। इस गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं और उसका नाम क्या है? तो एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के हुए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुए, यानी स्फीरिकल मिरर दो टाइप के हुए, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहीं पर मैं साथ में इनका चित्र बना देता हूं। जैसे समतल दर्पण की बात करें तो यही है समतल दर्पण कि जिसका सतह एकदम समतल हो और एक तरह आपने एक साइड जो है पॉलिश कर दिया और दूसरा वाला जो तल हो वहां से परावर्तन की घटना हो सके, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं, इस तरह के दर्पण को बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण का मुख्यतः प्रयोग हम लोग चेहरा देखने के लिए ही करते हैं, है ना। चेहरा देखने के लिए जो दर्पण हम प्रयोग करते हैं उसका सतह एकदम नॉर्मली चिकना ही होता है, मतलब एकदम समतल होता है, यानी कि इस तरीके का वो दर्पण होता है। ठीक है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है, जबकि सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम गोली दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गोली दर्पण में कौन सा दर्पण होगा अभी हम लोग आगे के जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब गोली दर्पण की बात करें तो दो प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए गोली दर्पण क्या होते हैं। तो गोली दर्पण जो है वो कांच के खोखले गोले के कटे हुए एक भाग होते हैं। सपोज कि कांच हमने एक लिया, ये कांच का एक खोखला गोला हमने लिया और उसको हमने ऐसे काट दिया। ठीक है,
कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग जो होता है, अगर कांच का खोखला गोला हमने लिया, उसको काटा, तो एक भाग ये मिला हमको और एक भाग ये मिला। अब इसमें हम मान लीजिए कि किसी में हमने इसमें क्या किया कि बाहर वाले सतह को पॉलिश कर दिया, ठीक है, और अंदर वाला जो सतह है वो परावर्तक सतह हो गया। इसी तरीके से दूसरा वाला भाग अगर लेते हैं तो हम अंदर वाले भाग को सपोज कि अंदर हमने पॉलिश कर दिया, तो इसमें जो बाहर वाला तल है या बाहर वाला जो सतह है वो परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से जो कटा हुआ खोखले गोले का जो कटा हुआ एक भाग होता है और उसमें एक तल पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक होता है। तो इस तरह से आप देखिए तो गोलीय दर्पण आपको दो प्रकार के दिखेंगे। अवतल दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ठीक है। अवतल का मतलब आप यही समझिएगा, कॉन्केव का मतलब कि दबा हुआ तल, ठीक है, और उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल। तो जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो, ऐसे वाले दर्पण को, गोलीय दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण, और जब परावर्तन दबे हुए तल से हो, ऐसे दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहीं पर मैं चित्र बना देता हूं और इसी के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, दोनों के केस में ये यहाँ पर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। देखिए, अवतल दर्पण की अगर बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में दबे हुए तल से परावर्तन होता है और आप देख रहे हैं कि ये दबा हुआ तल है, तो उभरे हुए तल को हमको पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का चित्र आपने बना लिया। इसी तरीके से अगर इसमें भी अगर आप बाहर पॉलिश कर देते और अंदर वाला सतह ऐसे छोड़ देते तो ये भी क्या कहलाता, अवतल दर्पण कहलाता, क्योंकि अवतल दर्पण में दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उभरा हुआ तल जो है पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो कभी इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि दर्पण, अवतल दर्पण इस तरीके से रहता है और उत्तल दर्पण इस तरीके से रहता है। डिपेंड करता है कि पॉलिश आपने किस सतह पर किया हुआ है, ठीक है। तो परावर्तन, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हम अंदर वाले सतह को पॉलिश कर देते हैं, दबे हुए तल को पॉलिश कर देते हुए, तो अब क्या बचा ऑप्शन, अब इसी उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, और जब भी उभरे हुए तल से परावर्तन होता है तो ऐसे वाले दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया आपका दर्पण के प्रकार। दर्पण की परिभाषा आपने देख ली। दर्पण क्या है, तो एक ऐसा सतह जिसका एक तल पॉलिश कर दिया जाए और दूसरा तल परावर्तक तल हो, तो ऐसी सतह को हम दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के दर्पण हुए, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और गोली दर्पण यानी कि स्फीरिकल मिरर। समतल दर्पण में जो सतह होता है समतल होता है और गोली दर्पण में जो सतह होता है वो गोली होता है। गोली दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक तल को पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरा वाला जो तल होता है वो परावर्तक होता है। जिधर से जिस सतह से परावर्तन होगा उसी के आधार पर गोली दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जब परावर्तन दबे हुए तल से होगा तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, और जब परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं साथ में ही। देखिए, जो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये जो उत्तल दर्पण है, इसके एक और नाम है। अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, तो इसका एक और नाम है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में आपने अभिसारी और अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या था, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता था कि किरणें, फैली हुई किरणें आकर किसी एक ही पॉइंट पर आके ऐसे मिल रही थी, केंद्रित हो रही थी, तो इसको हम बोलते थे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और इसी का उल्टा दूसरा केस क्या था, तो दूसरा केस ये था कि अगर किसी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो हो वो ऐसे आगे जाके अगर फैल जाए तो इस तरह की प्रकाश किरण को हम क्या बोलते थे, किरण पुंज को, इसको बोलते थे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो ये अभिसारी हुआ जो किसी एक ही बिंदु पर आके मिलेगा, और ये अपसारी होगा जो एक ही बिंदु से निकलेगा और फैल जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर ये अभिसारी और ये अपसारी किरणपुंज के आधार पर ही इन दर्पण का नाम रखा गया है, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। तो अभिसारी का मतलब होता है कि ये मुड़ना, किसी एक पॉइंट पर मुड़ जाना। तो ये वाला दर्पण क्या करता है, जब आप इसके ऊपर प्रकाश किरणों को डालते हैं, इसके ऊपर जब इस तरीके से प्रकाश किरणें जाती हैं तो ये दर्पण क्या करता है, उन सारी किरणों को किसी एक ही पॉइंट पर मोड़ देता है, केंद्रित कर देता है। तो जो भी प्रकाश किरणों को मोड़ेगा ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, तो ऐसे दर्पण को हम बोलेंगे अभिसारी दर्पण, ठीक है।
इस प्रकार की जो किरणें होती हैं जो किसी एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं, इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये करने वाला जो दर्पण होता है उस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें फैल जाती हैं तो ऐसी किरणों को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, और इन प्रकाश किरणों को फैलाने वाले दर्पण को हम बोलेंगे अपसारी दर्पण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि आप इस उत्तल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश किरणों को इस तरीके से डालते हैं तो ये इन सभी किरणों को ऐसे फैला देता है। इसीलिए फैलाने की वजह से ही इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में अभिसारी या अपसारी ही नाम दिया रहता है, अवतल या उत्तल नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, और वो नाम कैसे याद रखना है, तो प्रॉपर्टी के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने ये दर्पण देख लिया, दर्पण के प्रकार देख लिए, इनके नाम देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। चलिए, तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हम लोग क्या करेंगे, सब एक तरफ ले लेते हैं अवतल दर्पण और दूसरी तरफ ले लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, उभरे हुए तल को हमने पॉलिश कर दिया, दबे हुए तल से परावर्तन होगा यानी अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण, जिसमें दबे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, यानी कि ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, दोनों में जो भी हम परिभाषाओं की बात कर रहे हैं वो एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर साथ में दिखाता रहूँगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के केस में। देखिए, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें या उत्तल दर्पण की ही बात करें तो आप जानते हैं कि जो दर्पण होते हैं ये कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए गए, तो हर एक गोले का अपना एक केंद्र होता है। तो ये दर्पण भी जिस गोले को काटकर बनाए गए होंगे, सपोज कि वो ये था, जिस गोले को काटकर इसको बनाया गया होगा उस गोले का भी तो अपना एक केंद्र रहा होगा। ठीक है, तो उस केंद्र को, ये जो जिस गोले से काटकर इस दर्पण को बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहा जाता है दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जैसे अवतल दर्पण के लिए हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से ये उत्तल दर्पण के लिए भी आप इमेजिन करेंगे कि इस गोले को काटकर ये निकाला गया है, बनाया गया है, तो इसका भी अपना एक केंद्र होगा और इसी केंद्र को हम क्या बोलेंगे, इसको C से प्रदर्शित करेंगे और इसका नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ कि ये जो आपका दर्पण है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इसका ये जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह का कोई न कोई एक मध्य बिंदु होगा, है ना। तो जो भी इसका मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और इस P को बोला जाता है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल ऑफ द मिरर। इसी तरीके से इस दर्पण में भी इसका मध्य बिंदु होगा, इसको हम पोल बोलेंगे। ठीक है, पोल ऑफ मिरर। ठीक है, अब देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो एक रेखा होती है, ये मिलाती हुई जो एक सीधी रेखा होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं दर्पण का, इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, तो P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है, P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें यह ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष P से लेकर C तक नहीं होता है, बल्कि आप इसको इधर भी खींच सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बस वो P और C को मिलाती हुई रेखा होनी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से इसमें भी ये हो जाएगा इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए, अब बात आती है मुख्य फोकस की। तो दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होगा, उसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और इसको बोला जाता है, इस कैपिटल F को क्या बोलेंगे, तो इस कैपिटल F को बोलेंगे दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पर होता है ये, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में, वो भी इसी मुख्य अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर
बिंदु P और बिंदु C के बिल्कुल बीच में जो बिंदु होता है उसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और उसको बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा आपका ये दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल F। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हर एक गोले की केंद्र और उसके परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको उस गोले की त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब गोला तो है नहीं, ये गोला तो अब है नहीं क्योंकि हमने इसी से काट कर ये दर्पण बना लिया है, तो ये तो है नहीं, बस हमारे पास ये दर्पण है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास बस ये दर्पण है। तो इस गोले जिस गोले से इसको बनाया गया है उसके केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या ना बोल के वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो P और C के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी दूरी है ये, इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको बोलेंगे क्या, तो इस कैपिटल R को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, है ना। जैसे केंद्र को हमने बोला वक्रता केंद्र, केंद्र तो नहीं बोला, वैसे ही त्रिज्या को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से। और इस दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल f को, इसको बोला जाता है दर्पण का जो है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ। तो ये इतने पॉइंट किसी भी दर्पण में आपको ये पॉइंट जब भी आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस तरीके से परावर्तन होता है, वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें जब आपको देखनी होंगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये सारे नाम आप याद रखिए। देखिए, ये एक दर्पण है और दर्पण गोली दर्पण है और गोली दर्पण में भी उत्तल दर्पण है। ये कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है, एक तल को पॉलिश किया गया है, उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया गया है, दबे हुए तल से परावर्तन होगा, इसका मतलब अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया उसके केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो परावर्तक सतह है इसका एक मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। उस मिड पॉइंट को, उस मध्य बिंदु को बोलेंगे इस दर्पण का पोल ऑफ द मिरर यानी कि दर्पण का ध्रुव और इसको P से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा होती है उस रेखा को हम बोलते हैं इस दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है, देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। और फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, दर्पण का द्वारक, दो शब्द और आप जान लीजिए कि दर्पण का द्वारक क्या होता है और इसके साथ ही साथ फोकस तल क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन आप जानते रहिए। देखिए, द्वारक जिसको अपर्चर कहते हैं, द्वारक का मतलब होता है द्वार, जैसे समझते हैं ना जितना स्पेस होता है, तो कोई भी दर्पण जो है उसका ये जो परावर्तक सतह है इसका जो व्यास होता है, मतलब अगर हम ये कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहीं पर भी प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, इसका मतलब कि ये पूरा जो परावर्तक सतह का जो पूरा व्यास है या चौड़ाई है इसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ये दर्पण का द्वारक हो गया, इतनी लंबाई जो है ये दर्पण का द्वारक है। इसी तरीके से इसमें भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है इसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की उतनी ज़्यादा मात्रा आके परावर्तित होगी और जितनी ज़्यादा प्रकाश की मात्रा यानी तीव्रता आके परावर्तित होगी उतना ज़्यादा जो इमेज या प्रतिबिंब बनेगा वो उतना ज़्यादा क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, है ना, वो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं फोकस तल की। फोकस तल यानी कि फोकल प्लेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फोकल प्लेन का मतलब कि एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा सतह जो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता हो और इसके साथ ही साथ जो इसका मुख्य अक्ष है वो बिल्कुल इसके लंबवत हो। तो किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के बिल्कुल अभिलंबवत
इस तल को, ये काल्पनिक तल ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ये जो प्लेन आप इमेजिन करेंगे इसी प्लेन को हम बोलते हैं, इस सतह को हम बोलते हैं, इस तल को हम बोलते हैं फोकस तल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ले सकते हैं कि ये मुख्य फोकस है, तो इससे होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम बोलेंगे दर्पण का फोकस तल। ठीक है, तो अभी तक आपने दर्पण देख लिया, गोली दर्पण देख लिया, और गोली दर्पण से संबंधित ये कुछ परिभाषाएं भी आपने समझ ली हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, और अब अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम होते हैं, और वो नियम जैसे अवतल दर्पण के लिए लागू होंगे वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होंगे, जिसको मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इन नियम को अगर आप समझ जाते हैं तो आप ये चीज़ बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि कोई भी दर्पण किस किस स्थिति में किस किस नेचर का, किस किस तरीके का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना होता है, प्रतिबिंबों का जो बनना है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो उसको बस एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप खुद से प्रतिबिंब रे डायग्राम आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम। और अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए देखना है, तो मैं यहीं पर टेबल बना देता हूँ एक तरीके से, और इधर हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, और इस तरफ बात होगी उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला नियम। तो दर्पण से परावर्तन का, गोलीय दर्पण से परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम दर्पण ही बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, और इसमें अब आप सारे पॉइंट आप जान गए हैं। ये चौक नहीं चल रहा है, चलिए सारे पॉइंट आप जान चुके हैं। किसी भी दर्पण में कौन कौन से पॉइंट हमको दिखाने होते हैं, तो आप जानते हैं इसका एक ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर एक दर्पण का ध्रुव होता है, फिर यहाँ पर दर्पण का मुख्य फोकस F होता है, और बिल्कुल इतनी ही दूरी पर आगे इस दर्पण का वक्रता केंद्र C होता है। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर आप अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लाते हैं, या कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वो परावर्तन के बाद इसके फोकस से होकर गुजरता है, पास होता है। ठीक है, तो पहला नियम तो यही है कि कभी भी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो जब इससे वो टकराएगी, परावर्तन होगा, तो परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण के लिए यही सेम बात करें तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इसका ये मुख्य अक्ष हुआ, और ये इसका वक्रता केंद्र हुआ, ये इसका मुख्य फोकस हुआ, और यहाँ पर इस दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है, अब आप जानते ही हैं कि जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी नेचर का होता है, किरणों को मोड़ता है, और ये जो किरण होती है, ये जो दर्पण होता है ये अपसारी नेचर का होता है, ये किरणों को फैलाता है। तो ये प्रकाश किरण को जो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसको ये फैला देगी, और जब फैलाएगी तो ये कैसे वापस जाएगा, तो ये ऐसे वापस जाएगा कि लगेगा कि ये इस दर्पण के मुख्य फोकस से निकल के ये प्रकाश की किरण बाहर जा रही है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या नियम हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के लिए पहला नियम एक ही सेंटेंस में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आइए दूसरे नियम को भी देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम ये कहता है, अवतल दर्पण बना लेते हैं, सारी चीज़ें वही होंगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हम किसी प्रकाश किरण को, अगर कोई प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर ना आके उसके फोकस से अगर होकर जाए, फोकस से होकर जाए, तो वो कैसे लौटेगा परावर्तित होके, तो बिल्कुल इसी का उल्टा केस है। आप देखिए यहाँ पर कि समांतर किरण जो आ रही थी वो टकरा के परावर्तित होके फोकस से गई थी। तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से ही आ रही है, फोकस से होते हुए अगर इसके पास आ रही है दर्पण के ऊपर, तो ये परावर्तित होके बिल्कुल इसी का उल्टा यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी का ये उल्टा केस है। तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग बना लेते हैं। ये
ये उत्तल दर्पण हुआ, मुख्य अक्ष हुआ, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और दर्पण का ध्रुव यानी कि P। तो यहाँ पर प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही थी। अब यहाँ पर फोकस से तो होके नहीं जा सकती क्योंकि इस साइड हमने पॉलिश किया हुआ है। तो कोई भी प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, कोई भी प्रकाश किरण जो फोकस की ओर जा रही है, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का गोलीय दर्पण से। लास्ट वाला नियम क्या है? तो अंतिम नियम आप देख लीजिए, और यही तीनों नियम के आधार पर हम लोग इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। लेक्चर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो तीसरा नियम ये कहता है कि, और तीसरा नियम इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण के ये जो यहाँ वाला एक पॉइंट होता है सी का मतलब क्या? वक्रता केंद्र। तो किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है, वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। जो भी प्रकाश की किरण इस दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक है, अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। यहाँ पर आप मुख्य फोकस बना लीजिए, यहाँ पर आप सी बना लीजिए, यहाँ पर आप पी बना लीजिए। तो कोई भी प्रकाश की किरण जो सी पर होकर जाएगी, अब सी पर तो जा तो नहीं पाएगी, तो सी की ओर जाती हुई जो भी प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को आप समझ सकते हैं। पहला नियम दोनों के लिए क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या था कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के तीनों नियमों को आपने देख लिया। अवतल के लिए, उत्तल के लिए मैंने अलग अलग करके आपको बता दिए। इसके साथ ही आपने दर्पण को समझ लिया, समतल दर्पण को समझ लिया, अवतल दर्पण को समझ लिया, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण सब समझ लिया आपने। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं आज की क्लास में, इसमें से बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बस अभिसारी और अपसारी दर्पण का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा इस चैप्टर का, वो इसी बेसिस पर होगा। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वास्तव में आप तैयारी कर रहे थे या आप बेस बना रहे थे उस चीज़ को समझने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इस चैप्टर की जान है, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।